फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट को हल किया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और इस चैनल पर बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, तो इसके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वो। तो चलते हैं, आज का सेशन चालू करते हैं। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम मैथ प्रैक्टिस सेट 4। आज का पहला सवाल है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 30% से बढ़ाया जाता है एवं बाद में 30% से घटाया जाता है, तो उसके वेतन में कुल परिवर्तन क्या होगा। कहना यह है कि अगर उस कर्मचारी का वेतन शुरुआत में 100 रहा होगा, तो 30% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 100 से 130 कर दिया होगा, यानी कि प्लस 30 हुआ होगा। लेकिन फिर कहा गया है कि बाद में 30% घटा भी दिया गया है, यानी कि यहाँ से फिर 30% घटा दिया गया है। तो अगर 130 का 30% निकाले तो हो जाएगा 39, यानी कि अब -39 कर दिया गया है। तो 130 में से 39 घटाएंगे तो अब बच जाएगा 91। तो शुरुआत में उसका 100 था और अब हो गया है 91। तो क्या हुआ है, पहले से और 9% कम गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि इसकी परिवर्तन जो हुआ है वो 9% घटी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 40 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता क्या है, देख लेना है। मान लीजिए कि अगर 1000 रुपया पर, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 1000 रुपया पर 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या बनेगा। तो पहला साल में 1000 का 10% का मतलब होता है 100, और दूसरा साल में इस पर तो 100 मिलेगा ही, इस पर भी 10% मिलना है। तो इसका 10% का मतलब 10 है। तो इसमें ये लाइन जो हम खींच रहे हैं, इधर वाला होता है, यानी कि 200 इसका हो जाएगा साधारण ब्याज। अगर 200 में इस 10 को भी ऐड कर दें तो ये हो जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 210। तो अंतर कहाँ पर है, यही बाद वाला सेक्शन का 10 का अंतर है। तो ये 10 होता क्या है, ये जो 10 है ये इसका 10% है, और ये जो 100 है वो मूलधन का 10% है। यानी कि जो ब्याज दिया हुआ है अंतर में, अगर उसे हम एक बार 100% बना दें तो वो 1 साल का ब्याज आता है, और फिर 1 साल के ब्याज को अगर हम 100% बना दें तो मूलधन आ जाता है। जो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे देखिए, 5% के हिसाब से ये 40 है, यानी कि ये अंतर कहाँ पर है, दूसरे साल का जो ब्याज होता है उसमें ही, जैसे वहाँ पर क्या था 100, 100 और 10, ये 40 जो है यही 10 के बराबर है। तो ये 10 क्या है, इसका 10%, यानी 1 साल के ब्याज का। तो जैसे ही हम 40 को ये 5% की जगह ये जब 100% बनाएंगे तो ये 1 साल का ब्याज रह जाएगा, मतलब इसको भी हम 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, ये जो 800 आया है, 800 इस मूलधन का 1 वर्ष का ब्याज है। तो इसको हमको फिर से एक बार 5% के बराबर ही मानना पड़ेगा, और अब हम इसे जैसे ही 100% बनाएंगे तो ये अपने मूलधन में आ जाएगा। उधर 20 से गुना करेंगे तो इधर भी, जब ये 100% बन रहा है तो यही मूलधन है, और ये 20 से गुना करें तो 8 दूनी 16 और 3 जीरो इस पर, यानी 16,000 ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रूही, रीचा और रीमा की कुल आयु 60 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या था। 3 लोग हैं, रूही, रीचा और रीमा, इन तीनों का कुल योग 60 वर्ष है।
तो अगर 3 लोग का अभी 60 है और कहा गया है 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या है, मतलब तीनों में 3-3 कम रहा होगा, यानी कि 9 इसमें हमें घटाना है। 3-3 साल पहले का मतलब है कि तीनों को जोड़ने के बाद 9 कम करना है इसमें हमें। तो 3 साल पहले उनकी आयु का कुल योग 51 वर्ष रहा होगा और ये आंसर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 साझेदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपया लगाते हैं। कुल लाभ 880 रुपया में से अंतिम साझेदार को कितना हिस्सा मिलेगा, मतलब जो 1000 लगाया उसको कितना मिलना है। तो लाभ कभी भी उसके इन्वेस्ट के हिसाब से मिलता है, यानी जितना पूंजी लगाए वही हिसाब से उसे लाभ मिलेगा। तो पहला व्यक्ति लगाया है 2000, दूसरा लगाया है 2500 और तीसरा लगाया है 1000। तीनों में दो दो जीरो बाद में है तो हम काट देते हैं। अब ये 20 बच गया, 25 और 10, तो अगर 5 से काटे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। यानी उनका जो लाभ बटेगा वो 4, 5 और 2 के अनुपात में बटेगा। हम इसको काउंट कर लेते हैं, 4 और 5 9 और 2 11, यही 11 का मतलब दिया गया है 880। तो हमसे पूछा गया है अंतिम भागीदार, यानी कि 2 का मान पूछा गया है, तो 2 से गुना कर देते हैं इसमें। 11 8 88 यानी कि 80, 1 2 16 यानी कि 160। जो लास्ट भागीदार है उसको 160 रुपया लाभ के रूप में मिलेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। अभी 5 सदस्य का एक परिवार है जिसका औसत आयु कितना है, 21 वर्ष, यानी कि 5 लोग का 21 होने का मतलब क्या है, कुल योग कितना होगा, 21 बचे 75 से। ठीक है, फिर कहा गया है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय परिवार का औसत आयु क्या रहा होगा। तो अगर 5 वर्ष इसका आयु है तो 5 वर्ष अगर हम बैक चले जाएं तो पांचों सदस्य का 5-5 अगर पीछे जाएंगे तो हमको घटाना कितना पड़ेगा, 5 बचे 25। तो उस समय ये उम्र रहा होगा 80 साल, और उस समय ये 5 साल वाला लड़का नहीं रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 सदस्य रहे होंगे। तो 4 सदस्य यानी कि 4 से भागा देंगे तो ये उस समय औसत कितना रहा होगा इसका, 20 वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। 1900 रुपये ए, बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किए गए हैं ताकि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 गुना हो और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना हो। तो बी का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा बी का दोगुने है और बी का हिस्सा जो है किसी के दोगुने है। तो हम बैठा लेते हैं, ए और बी पहले हम लिख लेते हैं। ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से का दोगुना है, अगर इसको 1 मिला है तो इसको 2 मिला है। और दूसरा स्थिति बनता है, एक बार और बी और सी कर लेते हैं हम, कि बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है, अगर इसको 1 मिला है तो इसको 3 मिला है। हम देख पा रहे हैं कि बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों बी अलग कैसे हो सकता है, बी तो कॉमन है। तो इसमें हमको 3 बनाना पड़ेगा, बी को तब सेम होगा। जैसे यहाँ 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो ए का मान हो जाएगा 6, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान हो जाएगा 1। यानी इस अनुपात में रुपया को बांटना है। कुल रकम क्या है, 1900 है, और हमसे पूछा गया है किसका, बी का हिस्सा, यानी 3 वाला का हिस्सा पूछा गया है। और ये कुल योग कितना है, 6 3 9 1 10, यानी 1 का मान 190 है तो हमें 3 का मान चाहिए। तो 19 57, यानी कि 190 गुना 3 जैसे हम करेंगे तो 570 आ जाएगा और ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्पिरिट और पानी के 1 लीटर विलियन में 20% पानी है, कितनी स्पिरिट और मिलाई जाए ताकि पानी की मात्रा 5% हो जाए। यानी 1 लीटर विलियन में 2 भाग हैं, एक स्पिरिट को एस एस लिख देते हैं और पानी को बी लिख देते हैं समझने के लिए। इसमें 20% पानी है और 80% क्या रहा होगा, स्पिरिट रहा होगा। तो अगर हम निकालें इसका
तो 1 लीटर का 20% पानी का मतलब क्या है कि 0.2 पानी रहा होगा और 0.8 जो है कि स्पिरिट रहा होगा। कहा गया है कि कितनी स्पिरिट और मिलाई जाए ताकि पानी की मात्रा 5% हो जाए। मिलाना है स्पिरिट, पानी को छेड़छाड़ नहीं करना है। ये पहले 20% था, अब इसको 5% बनाना है। तो जैसे ही पानी 5% बनेगा तो स्पिरिट बन जाएगा 95%। और पानी में छेड़छाड़ करना भी नहीं है, तो जो 0.2 है यही तो 5% है ना। और हमको स्पिरिट 95% बनाना है, यानी कि 95% का मान निकालना है। तो जैसे ही इसको हम काटेंगे तो 19 बचे 95, 19 दूना 38, यानी कि उसमें स्पिरिट कितना होना चाहिए 3.8, तभी उस मिश्रण में पानी की मात्रा 5% हो सकता है। तो जबकि 0.8 तो पहले से स्पिरिट है ही, मिलाने की जरूरत कितना है 3 लीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक वर्गाकार क्षेत्र को विकर्णित 2 मिनट में पार करता है। तो क्षेत्र क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग, वर्ग का मतलब क्या है, ये वर्ग है। विकर्ण क्या होता है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का, यानी कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में यहां से यहां चला आया है। तो हमें बताना है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो विकर्ण के बराबर होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर a√2 होता है। अब हमें समझना है कि इसकी दूरी हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर दिया हुआ है चाल और यहाँ पर दिया हुआ है समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चूंकि यहाँ आंसर सब मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और इसको भी सेकंड में बदलेंगे। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे हम, 3 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 120 सेकंड। क्षेत्रीय 18, 6 दूनी 12 और 20 5 100, मतलब 100 मीटर ये दूरी आया है। ये किसके बराबर है, a√2 के बराबर आया है। तो a के बराबर क्या हो जाएगा 100/√2। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 100/√2 को एक बार और लिख दे तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। √2 ये एक 2 बन जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 50 पर ये 2 जीरो रखें तो 5000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए बी से दोगुना बेहतर श्रमिक है और किसी काम को बी से 14 दिन पहले खत्म करता है, तो ए अकेले उसी काम को कितना दिन में खत्म करेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो समय कम लेगा, और जिसका क्षमता कम होगा वो समय अधिक लेगा। तो इसमें क्षमता समय का उल्टा होता है। जैसे हम यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर बी लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्षमता के लिए 6 और यहाँ पर लिख देते हैं समय के लिए 100। यहाँ लिखा गया है कि ए बी से दोगुना बेहतर श्रमिक है, यानी कि बेहतर क्षमता है, यानी कि बी 1 है तो ए 2 है। तो समय उल्टा हो जाएगा, यानी कि समय जो है कि ए 1 लेगा और बी 2 लेगा। अब कहा गया है कि और किसी काम को बी से 14 दिन पहले खत्म करता है। अब हमारे हिसाब से बी से 1 यूनिट पहले ये खत्म कर रहा है 2 से, तो यानी 1 यूनिट का मान हमारे पास 14 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 28, और 1 यूनिट ये है तो इसका मान 14। तो हमसे पूछा गया है कि ए अकेले उससे कितना दिन में करेगा। तो ए से पूछा है 14 दिन, अगर बी से पूछा तो 28 दिन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये भिन्न का क्वेश्चन है। 19/27, 25/33, 31/39 और 37/45। भिन्न को बड़ा छोटा समझने के लिए 2-3 रूल होते हैं।
लेकिन उसमें देखना है कि कौन सा रूल कहाँ पर सेट करेगा। जैसे जहाँ कहीं भी भिन्न के अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो, तो उसमें जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न होता है, और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा भिन्न होता है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 27 और 19 के बीच का डिफरेंट कितना है, 8 का है। 25 33 का डिफरेंट 8 का है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, मतलब डिफरेंट सेम है। तो पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ा इसका अंश किसका है, तो 37/45 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। पब्लिक के अक्षरों को कितने भिन्न तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर दोनों छोर पर रहे। स्वर, स्वर मतलब वोवेल। ये पब्लिक में स्वर कौन कौन सा है, एक यू है और एक आई है। टोटल अक्षर कितने हैं, 6 हैं। मान लीजिए कि स्वर को दोनों छोर पर रहना है, यानी कि यहाँ यू रहेगा या आई रहेगा, और इस छोर पर या तो आई रहे या तो यू रहे, बस यही दोनों रह सकता है। इन दोनों के अलावा और कोई यहाँ पर नहीं आ सकता है। अब बीच के लिए कौन सा बचेगा, पी बचेगा, बी बचेगा, एल बचेगा और सी बचेगा। ठीक है, तो ये चारों तो आपस में इधर उधर होंगे ही, तो इसलिए इनके लिए क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4। और ये इनका जगह फिक्स है, लेकिन ये दोनों आपस में बदल सकते हैं। आई यहाँ भी हो सकता है, आई यहाँ भी हो सकता है, यू यहाँ पर भी हो सकता है, यू यहाँ पर भी, यानी ये दोनों आपस में बदलेंगे, इसलिए इसका लिए भी फैक्टोरियल 2 होगा। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा कि 4 गुना 3 गुना 2, फैक्टोरियल 2 के लिए 2, तो गुना कर देंगे, चलते हैं 12 चौके 48। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक सिक्का उछाला गया है, हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी। एक सिक्का में कितने पहलू होते हैं, 2। जब भी प्रायिकता का क्वेश्चन आए तो उसमें नीचे वही मान रखना है जो उसमें टोटल पहलू हो, या 3D फिगर से आए तो फलक हो। तो इस सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब एक सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल। अगर हमसे हेड भी पूछे या टेल भी, दोनों की संभावना क्या होगा, या तो उस पर चित आए या तो पट आए, तो इसका आंसर एक ही होगा, यानी 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक संख्या 15 68 x 3 5 y 88 से विभाज्य है, तब क्रमशः x और y के मान ज्ञात करें। इसके लिए हमें भाषा के नियम समझना पड़ेगा। 88 से कौन संख्या कट सकता है, जो 8 से भी कटता हो और 11 से भी कटता हो। और 8 से कटने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हो वो 8 से कटता हो। अब बताइए कि लास्ट में इसके क्या है, 3 5 और y है। 3 5, हम यहाँ पर कौन सा संख्या रखें कि 8 से कटने लगे, तो 8 से कटने के लिए 8 चौके 32, यहाँ से निकलेगा 3। यहाँ जब 3 निकलेगा तो y की जगह पर कौन सा नंबर रखें कि 8 से कट जाएगा, तो आपको पता है कि 2 ही वो संख्या है जो रखेंगे तो कट जाएगा। इससे ये क्लियर हो गया कि y का मान जो है वो 2 है। अब यहाँ से आप आंसर टिक कर सकते थे कि ऑप्शन बी है, लेकिन आप ये भी देख लें कि 11 से कटने के लिए इसको क्या चाहिए, तो 11 से कटने के लिए अल्टरनेटिव डिजिट का अंतर 0 होना चाहिए। अब जैसे अल्टरनेटिव डिजिट का मतलब क्या है, 1 6 x 5, तो 1 और 6 7, 7 और x यानी 7 प्लस x और 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 प्लस x, 12 प्लस x जो है, और अल्टरनेटिव नंबर जोड़ना है, 5 5 8 13, 13 और 3 13 और 3 हो जाएगा आपका 16, और y की जगह 2 लाए हैं तो 16 2 18। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, x बराबर 18 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा -6, इधर जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी x की जगह पर 6, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 कि एक विद्यालय में छात्र एवं छात्राएं 3:2 के अनुपात में हैं। इनमें से 1/4वां भाग छात्र एवं आधी छात्राएं पास हो जाती हैं, तब कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में अनुपात के अकॉर्डिंग हमको 100 ही मान लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मान लें कि टोटल वहाँ लोग होंगे 100 यानी कि स्टूडेंट, जिसमें बॉय और गर्ल 3 का मतलब क्या है कि बॉय 60 होगा और गर्ल की मात्रा 40 होगी। इनमें 1/4वां भाग छात्र है। 60 का 1/4 का मतलब क्या है कि 15 और आधी छात्राएं यानी कि 40 का आधा मतलब कितना है 20 छात्राएं पास होती हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होंगे? तो ये सब पास की संख्या है, यानी कि 20 और 15 35। अगर 100 में 35 पास हो गए तो फेल कितने हुए हैं? 65। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं एवं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से लगातार बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ फिर बजेंगी? सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने का सीधा तरीका है कि सबसे बड़े नंबर को पहले तोड़ देना है। 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 दूना 12, 12 खत्म हो गया। अब 10 के लिए क्या चाहिए? 5 गुना 2, तो इसमें 2 पहले से है इसलिए अब 5 ही इसमें लिखेंगे, 10 भी खत्म। 8 के लिए क्या चाहिए? 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 तो यहाँ है, 1 2 6 में, अगर 1 2 लिख दे तो ये काम हो जाएगा, 8 भी खत्म। अब 6 भी इसमें है तो 6 लिखने की जरूरत नहीं, 4 भी है तो 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 6 दूनी 12 यानी कि 120। 120 सेकंड में पुनः यह एक बार बच जाएगी। तो 120 सेकंड को अगर हम मिनट में बदले तो 60 से भागा देंगे, यानी कि पुनः यह सभी घंटी एक साथ 2 मिनट में बजती है। तो हमसे पूछा गया है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो हमें लग रहा है आप 15 टिक कर दिए होंगे, जो कि वो आंसर गलत है। 30/2 करेंगे तो 15। तो ये 15 शुरुआत को छोड़ करके होता है, इसमें शुरुआत वाला इंक्लूड नहीं होता है, तो एक और हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 30 मिनट में यह 16 बार घंटियां बजेंगी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि एक संख्या के आधे, एक तिहाई, एक चौथाई का कुल योग संख्या से 12 अधिक है तो संख्या है, मान लीजिए वो संख्या है 100 होगा, ठीक है। तो संख्या के जो है कि आधे यानी कि x/2, तिहाई मतलब x/3, चौथाई मतलब x/4, इन सभी का जो योग है वो x से 12 अधिक है। तो इसको ऐड कर देते हैं, यहीं पर हम जोड़ देते हैं इसको, x + x और ये क्या होगा? 12 है। तो कर देते हैं, इसका एलसीएम क्या बन रहा है? 12। तो डायरेक्ट हम करते हैं, अगर ये 12 बन रहा है तो ये ऊपर हो जाएगा 6x, इधर हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा 3x और ये 12 आ रहा है और यहाँ से आ रहा है -x बराबर 12। एक लाइन और करना है, ये जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13x और माइनस ये गुना होगा इसमें तो हो जाएगा 12x और ये नीचे वाला 12 उधर गुना चल जाएगा 144, तो हो जाएगा 13x - 12x करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, x बराबर 144 और राइट आंसर ऑप्शन इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक विभाजन में भाजक भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो निकाल देते हैं, इसको पहले ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, शेषफल की जगह हम लिख देते हैं 46। कहा गया है कि भाजक भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है। अगर शेषफल 46 है तो इसका 5 गुना का मतलब क्या होगा? 230। और अगर भाजक जो है भागफल से 10 गुना, मतलब अगर ये 10 गुना है तो भागफल कितना रहा होगा? सिर्फ 23 रहा होगा। तो हमको इसका मान निकालना है। तो इसको इससे गुना करेंगे प्लस इसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 230 गुना 23 प्लस 46 आ जाएगा हमारे पास। 23 का 23 से वर्गमूल करेंगे यानी कि 529 यानी कि 1 0 और 46। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 9 4 13, 2 और 1 3 और 5 53 36। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि √8 + 2 √15 बराबर क्या। जब भी ये रूट वाला क्वेश्चन आए और यहाँ पर 2 हो, तो 2 ऐसे नंबर हमें तलाश करना है जिसको गुणा करके ये अंदर वाला आए और जोड़ करके ये बाहर वाला आए। तो आप नंबर सोच भी लिए होंगे कि कैसा वो 2 नंबर हैं। अगर 5 और 3 को लें तो 5 3 8 भी हो जाएगा और 5 3 15 भी हो जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर हम इसको प्लस कर दें, इसको भी रूट उड़ा दें, इसको भी रूट उड़ा दें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो √5 और √3 किसमें है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साइन 29 डिग्री बराबर 4/5, तो टेन 61 डिग्री बराबर क्या होगा। इसको पहले हम डायग्राम से समझेंगे। इस साइन 29 है तो ये किसके इन्वर्स होता है? ये कॉस के इन्वर्स होता है। अगर यहाँ हम थीटा माने और यहाँ 90 - थीटा माने तो क्या होता है? साइन थीटा जो है वह कॉस 90 - थीटा के बराबर होता है। तो अगर साइन की जगह 29 है, बढ़िया समझना है, साइन की जगह 29 है तो कॉस की जगह क्या होगा? 90 - 29 यानी कि कॉस 61 डिग्री। यहाँ पर ये बात हम लोग को समझ में आ गया है कि जो साइन 29 है वही मान कॉस 61 डिग्री के लिए भी लागू होगा। तो अगर कॉस 61 डिग्री का मान 4/5 रख दें तो हमें अब सिर्फ इतना ही रह गया कि टेन 61 डिग्री का मान निकालना है। तो अगर कॉस 61 डिग्री का मान 4/5 है, अगर ये छोटा सा त्रिभुज हम बना लें तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अगर ये 4 है और ये 5 है तो पाइथागोरस से ये कितना होगा? 3। तो हमसे पूछा गया है टेन 61 डिग्री का मान यानी लंब बटा आधार। तो इसका मान क्या होगा? टेन बराबर 3/4 और ऑप्शन ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो फिर से इसे पॉज करके देख लें। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि टेन 4π/3 का मान क्या होगा। टेन 4π यानी कि 4, पाई का मान होता है 180 और 3 का मान 3, 60, 6 चौके 24। हमसे सीधा सीधा टेन 240 डिग्री का मान पूछा गया है। आप ये जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड और ये थर्ड। ये जानना बहुत जरूरी है। 90 डिग्री के बाद जब भी आपको किसी भी त्रिकोणमिति का मान निकालना है तो आपको ये क्वाड्रेंट का ध्यान होना जरूरी है, नहीं तो आंसर आप गलत कर पाएंगे। माइनस और प्लस आपको समझ में नहीं आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों प्लस में होता है, तो हम इसको बैठा देते हैं। टेन 180 + 60 करेंगे तो 240 आ ही जाएगा। तो जब भी ये लाइन को क्रॉस किया जाता है तो टेन टेन ही रह जाता है और कॉट कॉट ही, यानी जो भी मान है यहाँ पर वही रह जाता है। कभी भी 90 और 270 पर ही ये टेन कॉट में, साइन कॉस में और सेक कॉसेक में बदलता है। तो चूंकि 180 है तो टेन टेन ही रह जाएगा, ये बदलेगा नहीं। और 60 डिग्री हमें पता है, टेन 60 का मान क्या होता है? √3 और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये हम लोगों ने 20 प्रश्न को हल किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी प्रश्न अच्छा लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल ये एग्जाम पैटर्न के अनुसार सजाया गया है। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।